नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस चौक में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के 9th पार्ट की। तो अगर आपने इस सीरीज का कोई भी वीडियो मिस कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशंस के 3rd पार्ट की, और जिसमें हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की। कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं कॉम्बिनेशन की, जैसे कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे हैंडशेक्स वाले क्वेश्चंस। कितने हैंडशेक्स होते हैं किसी पार्टी में। इसके बाद कितने हग्स होते हैं किसी पार्टी में। इसके बाद देखेंगे अगर हैंडशेक्स पता हो तो कितने गेस्ट प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद ये कार्ड्स वाला क्वेश्चन, अगर कार्ड्स का नंबर पता है तो कितने स्टूडेंट्स वहाँ पे होंगे। सेम टाइप रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे लाइंस कैसे बनती हैं, अगर पॉइंट्स दिए हुए हों कितनी लाइंस बनाते हैं हम। आफ्टर दैट वील सी कि ट्राइंगल्स कितने बनते हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे बनते हैं, ऑक्टागन से कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं। इसके बाद देखेंगे डायगोनल्स कितनी बन सकती हैं अगर हमें साइड्स पता हो। इसके बाद कॉर्ड्स अगेन, अगर हमें सर्कल के पॉइंट्स पता हो। इसके बाद डायगोनल्स अगर पता है, नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। इसके बाद फैमिली ऑफ लाइंस की बात करेंगे। कुछ पैरेलल लाइंस होती हैं, उनमें कितने पैरेललोग्राम्स बनते हैं। अब इसके बाद देखेंगे कुछ पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, तब कितनी लाइंस बनती हैं। सेम टाइप, दो अलग अलग लाइंस हो और उसमें अलग अलग पॉइंट्स हो, तो उसमें ट्राइंगल्स कैसे बनाते हैं। ये फैमिली ऑफ लाइंस। इसके बाद कुछ लाइंस जो है कॉन्करेंट होती हैं किसी स्पेसिफिक पॉइंट्स पे, तो उसमें इंटरसेक्शन पॉइंट्स कैसे निकालते हैं। बाद मिक्स डबल वाला एक क्वेश्चन देखेंगे, कैसे मिक्स डबल का गेम खेला जाएगा मैरिड कपल्स में। आफ्टर दैट हम देखेंगे बॉल्स वाला क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट रहेगा, एटलीस्ट केस वाला। इसके बाद चेस टूर्नामेंट वाला क्वेश्चन देखेंगे। और इसके बाद डायमीटर्स की बात करेंगे, कितने जो है ट्राइंगल बनाने के लिए अगर हमें डायमीटर्स की ज़रूरत पड़े तो कैसे उसको हैंडल करेंगे, ये भी देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे ये स्पेशल क्वेश्चन कॉम्बिनेशंस का, या तो सभी आ जाएं या कोई भी ना आए, ये स्पेशल केस देखेंगे। और इसके बाद ये लाइब्रेरी टिकट्स वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये भी देखेंगे। इसके बाद नो टू माइनस साइंस वाला क्वेश्चन देखेंगे, साइंस दिए होते हैं आपको। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये शेल्फ वाला, जो कि हम देखेंगे आज की क्लास में। तो ये सब आज की क्लास में हम देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 15 लोग हैं किसी पार्टी में, अगर हर एक आदमी को हैंडशेक करना है एक दूसरे से तो कितने हैंडशेक होंगे। देखिए, अगर 15 लोग हैं तो एक हैंडशेक्स के लिए आप मान लीजिए ये डॉट्स जो हैं ये लोग हैं। एक हैंडशेक करने के लिए हमें कितने हैंड्स चाहिए, कितने लोग चाहिए, 2 लोग चाहिए। इसका मतलब कौन से वो 2 लोग होंगे वो हमें सेलेक्ट करने पड़ेंगे। यानी कि 15 में से 2 लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक हैंडशेक को करवाने के लिए 2 लोग चाहिए। तो इसका मतलब 15 C2 इसका आंसर हो जाएगा। और आप जानते हैं 15 C2 को सॉल्व कैसे करते हैं, कि 15 को 2 स्टेप्स पीछे और 2 का फैक्टोरियल विच इज़ 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15 7 105। तो ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ हैंडशेक्स हमेशा क्या होगा, NC2, जहाँ पे N होंगे नंबर ऑफ पीपल। और 2 क्यों आया, क्योंकि एक हैंडशेक करवाने के लिए हमें 2 हैंड्स चाहिए। तो 15 लोग हैं तो उसमें से कौन कौन से हैंड्स होंगे वो हमें सेलेक्ट करने पड़ेंगे। इसी करके हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा 15 C2, और उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 105। कहता है 18 लोग हैं, कितने हग्स कर सकते हैं एक दूसरे को। तो देखिए 18 लोग हैं, आप जानते हैं ये हमारे पास 18 लोग हैं। अब एक हक करने के लिए 2 लोगों को मिलना होता है, इसका मतलब आपको 18 में से लोग सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो 18 में से 2 2 के पेयर्स में लोग सेलेक्ट करने पड़ेंगे, कौन से 2 लोग हर बार हक करते हैं। तो इसका आंसर भी हो जाएगा 18 × 17 / 2 फैक्टोरियल, और 17 9 आप जानते हैं होता है
153। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ध्यान रखना है, हग्स और हैंडशेक्स दोनों में ही हमेशा NC2 लगाना है। इसके बाद इसी में रिवर्स पूछता है, कहता है हर गेस्ट एक दूसरे के साथ हैंडशेक करता है, अगर टोटल 120 हैंडशेक्स हुए हैं किसी पार्टी में तो कितने गेस्ट प्रेजेंट है। तो आप जानते हो कि NC2 होते हैं हैंडशेक्स जिसकी वैल्यू है 120, और NC2 को हम लिखते हैं N से एक कम बाय 2 का फैक्टोरियल जो कि होता है 2। यहाँ से आपने इसको सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको यहाँ लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 240, और ये बन जाएगा N × N - 1। अब आपने क्या करना है, आपने पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपने यहाँ से ऑप्शंस में से उठा के रखना है कौन सा ऑप्शन इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वेट कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं 11, तो अगर 11 को करेंगे 10 से तो टोटल आना चाहिए 110, यानी ये नहीं हो सकता। 17 लेते हैं, 17 × 16, तो ये 240, लास्ट में जीरो ही नहीं आ रहा, ये भी नहीं हो सकता। 16 अगर लेंगे तो 16 × 15, तो 15 6 है 90, और 15 एंड 9 24। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ रहा है 16 रखने से। तो करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा, दैट इज 16। तो ये आपका प्रॉपर वे रहेगा इसका, कि आपने क्या किया, N × N - 1 में अगर आपने यहाँ पे 16 रखा तो 16 × 15 आपका हो गया 240। इवन अगर आप 15 भी रखते हो तो 15 × 14 आपका 240 नहीं रहेगा, थोड़ा कम रहेगा, 14 5 से 70, तो ये रहेगा 210। तो हमें राइट हैंड साइड को इक्वेट करवाना था, दैट्स वाई। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। न्यू ईयर पे हर स्टूडेंट क्लास का एक दूसरे स्टूडेंट को कार्ड भेजता है और पोस्टमैन 190 कार्ड्स को डिलीवर करता है, कितने स्टूडेंट्स होंगे। तो ये भी सेम टाइप आप जानते हैं, हर स्टूडेंट, जैसे हैंडशेक करते थे लोग वैसे ही हर स्टूडेंट एक दूसरे स्टूडेंट को कार्ड भेजता है। इसका मतलब कौन से दो स्टूडेंट एक दूसरे को कार्ड भेजेंगे वो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, और जहां सेलेक्ट होता है तो वहां पे कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि यहाँ पे भी NC2 की वैल्यू आएगी और वो हो जाएगी इस बार 190 के इक्वल। इसको सॉल्व करेंगे तो N × N - 1/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 190। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो N यहाँ पे क्या रहेगा, अगर आप 25 रखते हो तो 25 × 24/2, तो ये बन जाएगा 12। तो 12 5 ज़ा 60, ये 24 और 6 300, तो ये नहीं हो सकता। अगर आप 20 रखते हो तो 20 रख के देखिए, 20 × 19/2, तो यहाँ पे 10 × 19, यानी कि ये बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। N की वैल्यू अगर यहाँ पे 20 रखी जा रही है तो हमारा आंसर यहाँ पे 190 आ रहा है। और किसी को रखेंगे तो आएगा नहीं, आप थर्ड फोर्थ रख सकते हो, लाइक 30 × 29/2, तो ये 15 × 29 हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 15 9 ज़ा 135, 30, और ये 13 43, तो ये नहीं हो सकता। 60 रखेंगे तो और ज़्यादा आ जाएगा, तो ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो NC2 = 190। इसके बाद नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, कहता है कितनी लाइंस बन सकती हैं 15 पॉइंट्स इन अ प्लेन, अगर आपके पास हो। जैसे मान लीजिए एक प्लेन है, यहाँ पे आपके पास 15 पॉइंट्स हैं ऐसे, तो कितनी लाइन बन सकती हैं। आप जानते हो कि एक लाइन को बनाने के लिए कोई 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक हैंड शेक करवाने के लिए हमें 2 हैंड चाहिए होते हैं, यानी कि हमें 15 पॉइंट्स में से वो 2 पॉइंट्स चुनने होंगे। इसका मतलब इसका भी आंसर क्या होगा, 15C2, और इसको आप सॉल्व कर सकते हो 15 × 14/2, और 15 7 ज़ा 105 हो जाएगा, विच इज अगेन ऑप्शन बी। तो ध्यान रखना है, लाइंस का भी आंसर NC2 ही होगा, हैंडशेक्स का भी आंसर वही होगा, और अगर आप कार्ड भेज रहे हो एक दूसरे को, 2 स्टूडेंट भेज रहे हैं तो भी NC2 होगा। कितने ट्राइंगल्स बनाए जा सकते हैं ऑक्टागन के वर्टिसेस को ज्वाइन करके। ऑक्टा मतलब ऐसा फिगर, गन मतलब होता है साइड्स, ऑक्टा मतलब 8, तो ऐसा फिगर जिसके 8 साइड्स होते हैं। इसका मतलब ये कुछ ऐसा दिखता है, 1 2 3 4 5, है ना, ऐसे करके ये 1 2 3 4 5 6, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये होता है आपका ऑक्टागन। ऑक्टागन में 8 साइड्स होते हैं और 8 ही आपके कॉर्नर पॉइंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है हमारे, सॉरी ये वाले, तो ये वाला एक पॉइंट है, फिर ये वाला एक पॉइंट है,
तो अब देखिए कितने ट्राइंगल बनेंगे ऑक्टागन के वर्टिसेस को ज्वाइन करके। तो इसका मतलब ऑक्टागन में 8 वर्टिसेस होते हैं। तो 8 वर्टिसेस में ट्राइंगल बनाना है। अब देखिए एक ट्राइंगल बनाने के लिए कितने वर्टिसेस आपको चूज करने होंगे, आपको 3 करने होंगे। जैसे मान लीजिए आपने ये किया, ए बी और सी, इन तीनों को चूज करके एक ट्राइंगल बन गया ये वाला। ऐसे ही आप नेक्स्ट 3 को चूज करेंगे, फिर आप नेक्स्ट 3 को करोगे, तो ऐसे करके ट्राइंगल बनते रहेंगे। तो आपको क्या है, एक ट्राइंगल को बनाने के लिए आपको 3 पॉइंट्स में से चूज करें। आपको एक ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट्स चाहिए, तो 8 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स चूज करने पड़ेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 8C3। 8 क्यों आया? क्योंकि ऑक्टागन में 8 पॉइंट्स होते हैं, 8 साइड्स होती हैं, इसी करके 8 पॉइंट्स होते हैं। और एक ट्राइंगल को बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए। तो 8C3 आंसर हो जाएगा, जिसको आप बोलोगे 8 × 7 × 6। 8 को 3 स्टेप पीछे और 3 का फैक्टोरियल 6। तो ये आ जाएगा दोस्त 8 7 × 56, विच इज ऑप्शन सी। तो ट्राइंगल के लिए क्या करना है, आपका आंसर रहेगा NC3। क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कितने डायगोनल्स बनाए जा सकते हैं एक पॉलीगन में जिसके 11 साइड्स हैं। तो देखिए अगर 11 साइड्स हैं तो इसका मतलब, इसको समझने के लिए छोटा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक डायग्राम लेते हैं स्क्वायर। स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं? 4। और इसके डायगोनल कितने होते हैं? 2। अब ये कैसे प्रूव कर सकते हो? देखो हमारे पास पॉइंट्स कितने होते हैं स्क्वायर में? देर आर 4 पॉइंट्स। तो 4 पॉइंट्स को यूज करके कितनी लाइंस बन सकती हैं? 4C2, यानी कि 4 × 3/2 का फैक्टोरियल जो कि 2 होता है। तो ये आ गया 6। पर डायगनल अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो आप जानते हो कि ये 2 होती हैं डायगनल। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि नंबर ऑफ लाइंस में से अगर आप साइड्स सब्ट्रैक्ट कर दोगे, मतलब आपने सारी लाइंस बना ली, 6 लाइंस बन रही हैं। अब देखिए ये सब मिला के 6 लाइन बन रही है, इसको भी आप मिला दो तो कितनी लाइन बन रही है? 6 लाइन। जैसे ये वाली एक लाइन होगी, फिर ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, और ये चौथी लाइन, और ये पांचवी, और ये छठी। 6 लाइन बन रही है। अगर आपको डायगोनल पता करनी है तो आप क्या करो, इनमें से ये साइडों को हटा दो, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड। तो मतलब जो डायगोनल्स होते हैं, जो आपके डायगोनल्स होते हैं, उसका लॉजिक क्या होता है कि टोटल जो लाइंस बन रही हैं उनमें से साइड्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 6 में से अगर ये आप साइड 4 हटा दोगे तो 2 आ जाएगा, और 2 ही यहाँ पे क्या होगा? डायगोनल। तो किसी स्क्वायर में 2 डायगोनल होती हैं, और यही आप रेक्टेंगल में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 11 साइड्स है, इसका मतलब कितनी लाइंस बनेंगी? 11C2 बनेंगी। और इसमें से हमें साइड्स माइनस करनी होती हैं, आप जानते हो। ये तो बनी नंबर ऑफ लाइंस, इसमें से अगर आप साइड माइनस कर दो तो क्या बचता है? डायगोनल बचता है, जैसा हमने अभी देखा था। तो 11C2 लाइन बनेगी, इसमें से 11 माइनस कर दो तो ये डायगोनल आ जाएगा। 11C2 कितना आता है? सॉल्व कर लेते हैं। 11 × 10/2। 11 को 2 स्टेप पीछे ले जाना है और नीचे 2 फैक्टोरियल, तो 55 - 11 यानी कि 44, विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। तो ध्यान रखना है, डायगोनल्स का मतलब क्या है? डायगोनल्स का मतलब है जितनी लाइन बनी उनमें से साइड्स को माइनस कर दो। ठीक है जी। तो यहाँ पे लाइन बनी 11C2 और 11 हमने माइनस कर दिया। कहता है कितने कॉर्ड्स बनेंगे 23 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। अब एक सर्कल है, उस पे ऐसे पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके 23 पॉइंट्स है। तो पॉइंट्स ही पॉइंट्स है। कहता है कितनी कॉर्ड्स बनेंगी। आप जानते हो एक कॉर्ड को बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट्स चाहिए। जैसे ये डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड, फिर यहाँ पे एक इधर बना लेते हैं, मान लीजिए एक यहाँ बना लेते हैं। ऐसे आपकी कॉर्ड्स बनती जाएंगी, तो बहुत सारी कॉर्ड्स बनेंगी। तो कितनी बनेंगी वो पूछ रहा है। तो आप जानते हो कि एक कॉर्ड को बनाने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए। तो अगर 23 पॉइंट्स हैं तो 23C2 कॉर्ड्स बनेंगी। तो सॉल्व कर लेंगे इसको। 23C2 मतलब 23 × 22/2 का फैक्टोरियल विच इज 2। तो 11 × 23, तो ये हमने डिस्कस किया हुआ है। इसको यहाँ पे 3 को ऐसे लिखते हैं, और 2 और 3 का सम 5, और ये 2 लास्ट में आता है। तो 253 इतनी कॉर्ड्स बनेगी। देखिए सर्कल में एक कॉर्ड को बनाने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए, तो 23 पॉइंट्स हैं, तो हर बार वो 2 पॉइंट्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे। इसी वजह से कॉर्ड्स का भी कॉन्सेप्ट वही है जो हग्स का है, और लाइंस का है, और हैंडशेक का है, दैट इज NC2। पॉलीगन के पास 65 डायगोनल्स है, नंबर ऑफ साइड्स बताइए। आप जानते हैं डायगोनल्स का मतलब होता है
लाइंस माइनस नंबर ऑफ साइड्स। तो डायगनल्स कितने हैं 65, तो नंबर ऑफ लाइंस होती हैं NC2 और साइड्स होती हैं n। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। NC2 का मतलब n × n - 1/2। n को 2 स्टेप पीछे ले जाएंगे अपॉन 2 फैक्टोरियल -n। तो ये आएगा आपका 65 के इक्वल। तो अब आप इसमें क्या रख सकते हो, यहाँ पे n की वैल्यू वो बताना है बस। तो देखिए, अगर आप n की वैल्यू 13 रखो तो ये बन जाएगा 13 × 12/2। तो ये आएगा 78। और n अगेन आप 13 रख रहे हो, तो 78 - 13 आपका 65 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राइट। तो पॉइंट वही है, कॉन्सेप्ट वही है। डायगनल क्या होता है? डायगनल होता है नंबर ऑफ लाइंस माइनस नंबर ऑफ साइड्स। और नंबर ऑफ लाइंस क्या होता है? NC2 में से n माइनस किया तो आपका डायगनल्स आ गया, जो कि दिया हुआ था। फिर ऑप्शन रखा, 12 पैरेलल लाइंस हैं। और ये देखिए 12 पैरेलल लाइंस है, मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 6, ये सब पैरेलल लाइंस है। इंटरसेक्टेड बाय फैमिली ऑफ 10 पैरेलल। अब इन्हीं को इंटरसेक्ट किया गया ऐसे 10 पैरेलल लाइन से, ऐसे करके कुछ। तो कहता है कितने पैलोग्राम्स बनेंगे। देखो, पैलोग्राम बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको एक तो पहले वाले में से 2 साइड चाहिए, और दूसरे वाले में से 2 चाहिए, ये वाला, है ना। तो ऊपर वाला है जो 12, अब 12 पैरेलल लाइंस हैं, तो जितने पैलोग्राम बनेंगे वो इन 12 में से कोई 2 2 लाइंस के आप ऐसे ऐसे चूज करते रहोगे, तो ये आएगा 12C2। ठीक है। अब आपकी 2 साइड आ गई, एक ऊपर वाली आ गई, ठीक है, ऊपर वाली ये आ गई और ये नीचे वाली आ गई। अब साइड वाली, ये जो पैरेलल लाइंस हैं, तो 10 पैरेलल लाइंस हैं। तो हर बार आपको वो 2 लाइन चूज करनी पड़ेंगी। देखो, ये 1 ये वाली होगी और ये 1 दूसरी होगी। ऐसे 10C2 बेस से आप ये सारे 10 पैरेलल लाइंस में से 2 2 लाइन चुन सकते हो। तो 12C2 होता है 12 × 11/2। 10C2 होता है 10 × 9/2। तो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। तो 66 × 45। तो 45 6 are 270, 45 6 are 270 और 27। ये बन जाएगा आपका 2970। और ये हो जाएगा दोस्त ऑप्शन सी। तो ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स होंगे MC2 × NC2। तो पहले अगर m पैरेलल लाइंस हैं, तो जो कि m यहाँ पे 12 है, तो हमने यहाँ पे 12 रख दिया था। और दूसरी पैरेलल लाइंस है कितनी? 10, तो 10C2। तो ये होगा आपका पैरेललोग्राम का फॉर्मूला। कहता है आपके पास 10 पॉइंट हैं किसी प्लेन में, जिसमें से 4 कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब होता है जो एक लाइन में, जैसे ये 10 पॉइंट ऐसे हैं कुछ, लेकिन 4 एक ही लाइन में हैं ऐसे। तो जब ये 4 एक ही लाइन में होंगे तो ये मिलके एक लाइन ही बना सकते हैं। लेकिन जो बाकी जो 6 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ये कितनी भी लाइंस बना सकते हैं, क्योंकि ये कोलिनियर नहीं है। जैसे ये बन गई, ये बन गई, ये बन गई, ये बन गई, बहुत सारी बन सकती हैं। ठीक है। तो पॉइंट यह है कि जब भी पॉइंट्स आपके कोलिनियर होते हैं तो वो सिर्फ एक ही लाइन बना पाते हैं। ठीक है। तो कहते हैं कितनी स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। तो देखो, 10 पॉइंट थे। हम क्या करते हैं, अगर ये 10 के 10 मान लेते हैं कोलिनियर ना होते, नॉन कोलिनियर होते, एक लाइन में ना होते, ऐसे होते रैंडमली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम कितनी लाइन बना पाते? 10C2। ठीक है। लेकिन अब ये तो तब होता ना जब ये कोई भी कोलिनियर नहीं होते। तो अगर ये कोलिनियर ना होते तो ये कितनी लाइन बनाते? तो ये बनाते 4C2, क्योंकि 4 पॉइंट्स कोलिनियर है। लेकिन ये हमने माइनस कर दिया, लेकिन एक्चुअली में तो ये एक लाइन बना रहे हैं ना, तो ये वाला केस तो ऐड हो जाएगा। देखो, 10 पॉइंट अगर नॉन कोलिनियर होते तो वो इतनी लाइन बनाते, जिसमें से कि 4 पॉइंट अगर वो भी नॉन कोलिनियर होते तो वो वाले हम माइनस कर देते, क्योंकि हमें ये कोलिनियर दिया हुआ है ना, और कोलिनियर तो एक ही लाइन बनाते, तो वो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो बेसिकली जो कोलिनियर नहीं है उनको हमने लेना है। तो टोटल आ गए 10 पॉइंट थे। तो 10 पॉइंट से कितनी लाइन बनती? 10C2। लेकिन उसमें से जो 4 पॉइंट जो लाइन बनाते हैं वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दी, और 4 पॉइंट एक लाइन बनाते हैं उसको हमने ऐड कर दिया। तो सॉल्व करेंगे 10 × 9/2, तो 4 × 3/2 +1, तो 2 5 × 10, तो ये बन जाएगा 45।
और इसमें से वो वाले माइनस कर दिए हमने, मान क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में हमने मान लिया कि 10 के 10 पॉइंट नॉन कोलिनियर है तो इतने लाइन बनाएंगे, लेकिन इसमें से एक्चुअली में 4 ही कोलिनियर है, तो ये इतनी लाइन जो बनाते 4 वो माइनस करनी पड़ेगी, तो ये बन जाएगा का 6+1। तो 46 - 6 आपका आंसर आ गया ऑप्शन ए। तो ध्यान रखना है, जब पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो उनके द्वारा बनाई गई लाइंस को, टोटल लाइंस में से ये टोटल लाइंस थी, 10 पॉइंट के द्वारा बनाई गई लाइंस टोटल लाइंस थी। उसके बाद ये जो पॉइंट्स कोलिनियर थे, ये जो लाइन बनाते तो उसको भी माइनस कर दिया, और आप जानते हो एक्चुअली में कोलिनियर पॉइंट सिर्फ एक लाइन बनाते हैं, तो वो एक हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो इसको एक को ऐड करना नहीं भूलना है। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। ऐसे ही कहता है 12 पॉइंट्स हैं, 6 कोलिनियर है, तो 12 पॉइंट्स हैं तो 6, कहता है नंबर ऑफ ट्राइंगल, तो 12 पॉइंट्स होते तो कितने ट्राइंगल बनाते, 12C3। 12C3 का मतलब कि 12 पॉइंट्स अगर नॉन कोलिनियर होते तो कितने लाइन बनाते, 12C3। अब इसमें से 6 पॉइंट कोलिनियर है, तो ये कितनी लाइन बनाएंगे, माइनस कर देंगे। लेकिन अब आप देखो क्या इसमें कुछ प्लस होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि जो ट्राइंगल है वो 3 पॉइंट से बनता है, पॉइंट के लिए दो तो है, तीसरा तो है नहीं, तो दैट्स वाई ट्राइंगल इसमें और ऐड नहीं होगा। तो टोटल में से जितने आपके 6 पॉइंट्स जो कि कोलिनियर थे वो ट्राइंगल बनाते वो हमने माइनस कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 × 11 × 10, 3 फैक्टोरियल 6, 6 × 5 × 4, तो ये आएगा डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 2 जा, तो ये आएगा 220 - 20, तो 200 हमारा आंसर हो जाएगा। 200 डिफरेंट ट्राइंगल बन सकते हैं जिसमें कि 6 पॉइंट कोलिनियर हो, तो वही पॉइंट है कि ट्राइंगल में NC3 लेना होता है। अब क्योंकि वो कह रहा है कि ये कोलिनियर है, तो ये जो लाइन बनाते हैं ये माइनस करनी पड़ेंगी, और कोलिनियर अगर ये है 6 कोलिनियर है तो ये ऑब्वियसली अकेले ट्राइंगल तो बना नहीं सकते, तो इसलिए कुछ भी ऐड इसमें नहीं करेंगे। आंसर हो गया ऑप्शन सी। पॉइंट्स आर वर्कड ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो कहता है ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे 12 पॉइंट्स हैं और 10 पॉइंट्स ऑन अनदर स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे आपके पास 10 पॉइंट्स है, तो 12 पॉइंट्स है, मतलब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे 10 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब देखिए वो क्या बोल रहा है, कहता है आपको बनाने हैं ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्टेड विद वर्टिसेस फ्रॉम अमंग द अबव पॉइंट्स। अब ट्राइंगल कैसे बनेगा, देखो कॉमन सेंस लगाओ। ट्राइंगल ऐसे ही तो बनेगा जैसे अगर आपने 2 पॉइंट यहाँ से ले लिया और 1 पॉइंट यहाँ से ले लिया, एक तो ये, दूसरा आपने 2 पॉइंट यहाँ से ले लिया, 1 पॉइंट यहाँ से ले लिया, तो 2 वे से ट्राइंगल बनेंगे। तो देखिए 12 पॉइंट ऊपर है और 10 पॉइंट नीचे है, तो 12 में से हम 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, ये 2 पॉइंट्स 12C2, और 10 में से तो फिर एक चुनना पड़ेगा, तो 10C1। तो ये दोनों मिला के हमें चुनना है क्योंकि 3 साइड्स होती हैं ट्राइंगल में, तो 2 ऊपर से ले लिया, एक नीचे से ले लिया, या फिर उल्टा होगा, 2 नीचे से, यानी कि 2 नीचे से, इसका मतलब 12, 2 नीचे से, इसका मतलब 12 में से तो एक ही आएगा, और 2 नीचे से यानी कि 10C2। तो या तो पहला केस हो सकता है या दूसरा केस हो सकता है, और तो कोई केस पॉसिबल नहीं है। या तो फर्स्ट वाली लाइन से 2 पॉइंट ले लो और एक दूसरे से ले लो, या फिर फर्स्ट वाली से एक ले लो और बाकी लाइन है उसमें से 2 ले लो। इसको सॉल्व करो, 12C2 होता है 12 × 11/2 इंटू 10C1, तो ये इंटू 10, प्लस 12C1 होता है 12, 10C2 होता है 10 × 9/2, तो ये बन जाएगा 66 इंटू 10, 660, और ये बन जाएगा 60 और 9, 540। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1200, जो कि हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसमें ध्यान रखना है, ऊपर वाली लाइन से 2 पॉइंट लिया तो यहाँ से एक लेना पड़ेगा क्योंकि 3 पूरे करने, और 3 पूरे करने तो इसलिए बीच में मल्टीप्लाई आ गया, या तो ये केस, या फिर आपने पहले वाले लाइन से एक लिया और बाकी से 2 ले लिए, तो ये आपका बन जाएगा 12C1 इंटू 10C2। तो या तो ये, या तो ये, तो प्लस साइन आ गया, इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया
ऑप्शन सी। कहता है 38 लाइंस है एक प्लेन में, जिसमें से 11 लाइंस कॉन्करेंट है ए पे, 13 लाइंस कॉन्करेंट है बी पे, और बाकी लाइंस पैरेलल हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स बताने हैं इन 38 लाइंस की, जिसमें सभी तीन सेट्स डिसजॉइंट है, मतलब तीनों सेट आपस में नहीं मिलते। तो देखिए 38 लाइंस है, ऐसे हमारे पास 38 लाइंस है, जिसमें से कहता है 11 लाइंस कॉन्करेंट है, मतलब ऐसे एक ही पॉइंट से, ए पॉइंट से 11 लाइंस जा रही हैं। और ऐसी एक और पॉइंट है, सेट पॉइंट बी, इससे 13 लाइंस जा रही हैं, और बाकी की लाइंस सारी पैरेलल है ऐसे। ठीक है, ये सारी लाइंस पैरेलल हैं। तो आप देखो कि अगर ये 38 की 38 लाइंस हमारी मान लीजिए पैरेलल ना होती, तो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स बनाती। वही जैसे अब एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो जब दो लाइंस मिलेंगी तभी तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट क्रिएट होगा ना। कभी भी दो लाइंस मिलेंगी तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट क्रिएट होगा। इसका मतलब इसका भी लॉजिक क्या है, NC2 ही है, क्योंकि जब भी दो लाइन मिलेंगी तब एक इंटरसेक्शन पॉइंट जनरेट होगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे जब भी दो लोग मिलेंगे तो एक हैंडशेक होगा, है ना। जब भी दो लोग मिलेंगे तो एक हग होगा। ठीक है, तो ये है सेम। तो अगर हमारे पास ये 38 लाइंस सारी की सारी इंटरसेक्ट कर जाती, तो हमारे पास कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते स्टूडेंट्स, 38C2। लेकिन इसमें से 11 लाइंस तो कॉन्करेंट ए पे हैं, तो मतलब ये तो सिर्फ एक इंटरसेक्शन पॉइंट बना के देंगी। लेकिन अब हम टोटल लेके चल रहे हैं कि टोटल अगर 38 लाइंस पैरेलल ना होती तो सब इतने बनाती, तो अगर ये भी कॉन्करेंट ना होती तो ये बनाती आपके 11C2, क्योंकि ये 11 लाइंस है, यहाँ पे 13 लाइंस है, तो ये माइनस करना पड़ता। तो ये 13 लाइंस भी कॉन्करेंट है, अगर ये कॉन्करेंट ना होती ये भी इंटरसेक्शन देती है हमें 13C2। अब आप जानते हो कि ये तो हमने माइनस कर दिया, लेकिन एक्चुअली में ये कॉन्करेंट है, मतलब एक ही पॉइंट से निकलेंगी, तो एक इंटरसेक्शन इसका आएगा और एक इसका आएगा। और पैरेलल लाइन कहता है रिमेनिंग पैरेलल है, तो इनका तो कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आएगा, तो बाकी सब जीरो। इसको सॉल्व कर लेंगे। 38C2, 38 इंटू 37/2 माइनस 11 इंटू 10/2 माइनस 13 इंटू 12/2 और +2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 19, 19 7 ज़ा 133, 19 3 ज़ा 57 और 13 70, तो 703 माइनस। फर्दर सॉल्व करेंगे 2 5 ज़ा 10, तो 55, 2 6 ज़ा 12, तो ये आएगा 78 +2। तो इसको लिखा जा सकता है 705 माइनस, तो ये आएगा 8 5 13, 8 और 5 13। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 572, 572, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ये हमने क्या किया, टोटल लाइंस में से जो कॉन्करेंट थी उनको माइनस कर दिया, और कॉन्करेंट एक एक पॉइंट इंटरसेक्शन का बनाती उनको ऐड कर दिया। किसी प्लेन में 42 स्ट्रेट लाइंस हैं, जिसमें 16 पास करती हैं एक पॉइंट से। तो ये ए पॉइंट है, 16 लाइंस यहाँ से पास करती हैं, 14 लाइंस पास करती हैं पॉइंट बी से। नो 3 लाइन्स पास थ्रू 1 पॉइंट, कोई भी तीनों लाइन एक पॉइंट से पास नहीं करती, और कोई लाइन ए और बी से दोनों से पास नहीं करती। सेम कंडीशंस है। पूछा है नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स कैसे बनाते हैं, आप जानते हैं जब दो लाइन मिलेंगी तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा। तो देखिए हमारे पास टोटल 42 स्ट्रेट लाइन्स थी, तो सबसे पहले टोटल इंटरसेक्शन पॉइंट कितने बनाते, 42 लाइन्स, 42C2। इसमें से हम माइनस कर लेंगे 16C2, क्योंकि 16 जो है वो कंकरेंट है, वो एक ही पॉइंट से जा रहे हैं, तो जो ये 16 लाइंस इंटरसेक्शन पॉइंट्स बनाती वो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके बाद ये बी से जो पास करें वो भी अपने इंटरसेक्शन पॉइंट्स बनाती, उसको भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 42 में तो ये दोनों थे, लेकिन एक्चुअली में ये एक एक इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों लाइंस, दोनों जो है पॉइंट्स बना रहे हैं। तो ये 16 लाइन मिलके एक इंटरसेक्शन पॉइंट, और ये 14 लाइंस मिलके एक इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इसको सॉल्व करना है बस। तो 42 इंटू 41/2, 16C2, 16 इंटू 15/2 माइनस 14C2, 14 इंटू 13/2 और +2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 21 इंटू 41, 21 1 ज़ा 21, 21 4 ज़ा 84 और 2 86 माइनस 2 8 ज़ा 16, तो ये आएगा 120, माइनस 2 7 ज़ा 14, तो ये आएगा 91 +2। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 863 माइनस
ये आपके पास में आ जाएगा 211। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा आपको 3 - 1 2, 6 - 1 5 और 8 - 2 6। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 652। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन था जिससे पहले किया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिक्स्ड डबल गेम का। तो यहाँ पे कहता है कितने वेज से मिक्स डबल गेम को अरेंज करें 10 मैरिड कपल्स के लिए जिसमें हस्बैंड और वाइफ सेम गेम में ना खेले। तो मतलब ऐसे है कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट हस्बैंड ये उनकी वाइफ है ना, ये सेकंड हस्बैंड ये उनकी वाइफ, थर्ड हस्बैंड उनकी वाइफ, और ऐसे चल रहा है। उनका ये कहना है कि जैसे फर्स्ट हस्बैंड है तो वो अपनी वाइफ के अलावा बाकी सारी वाइफ के साथ प्ले कर सकते हैं लेकिन अपनी वाइफ के साथ नहीं कर सकते। तो ऐसे कितने वेज हो सकते हैं ये बताना है। जैसे अब सेकंड हस्बैंड है तो ये वाइफ टू के अलावा बाकी सबके साथ प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 10 मैरिड कपल्स हैं, यानी कि हमारे पास 10 हस्बैंड होंगे और 10 वाइफ्स होंगी, है ना। तो 10 हस्बैंड में से अब हमें क्या करना है, मिक्स डबल करवाना है। मिक्स डबल का मतलब आप जानते हो ना, ये टेनिस कोर्ट है और इसके यहाँ पे एक कपल है और एक यहाँ पे कपल है। तो इसका मतलब इसमें दो हमारे मेल चाहिए और दो हमारे फीमेल चाहिए, है ना, यानी कि 2 हस्बैंड चाहिए और 2 वाइफ्स चाहिए। इसका मतलब 10 हस्बैंड में से वो कौन से दो खेलेंगे जो एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेंगे, वो कितने वे से चूज कर सकते हैं। तो वो हम चूज कर सकते हैं दोस्त 10 C2 वेज। ठीक है, 10 C2 वेज से हम ये चूज कर सकते हैं। 10 हस्बैंड है उसमें से कोई दो ने आपस में आमने सामने खेलना है। ठीक है, अब हमें चूज करनी है वाइफ्स। तो आप देखते हो कि अगर ये हस्बैंड है, मान लेते हैं हस्बैंड 3 है और ये वाले हस्बैंड है हस्बैंड 5। तो ये हस्बैंड 5 है तो यहाँ वाइफ 5 नहीं आ सकती और यहाँ पे वाइफ 3 नहीं आ सकती, है ना, कोई और आ सकते हैं। तो इसका मतलब अब लेडीज जो हैं जो इन दोनों की एक्चुअल वाइफ्स हैं वो नहीं आ सकती। मतलब यहाँ पे W3 नहीं आ सकती, यहाँ पे W5 नहीं आ सकती। तो दोनों की दो वाइफ्स यहाँ पे नहीं आ सकती। तो इसका मतलब जो वाइफ्स होंगी वो किसी और हस्बैंड की आएंगी। तो इन दोनों के अलावा जो बाकी बची वाइफ्स हैं उनमें से हमें सेलेक्ट करनी पड़ेंगी वाइफ्स। तो टोटल 10 वाइफ्स थी, दो वाइफ्स आ नहीं सकती। तो फिर जो बाकी बची 8 उनमें से ही हमें दो को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वे हो जाएगा। अच्छा, दूसरा, अगर आप अब जैसे आपने हस्बैंड से स्टार्ट किया, हो सकता है आप वाइफ से स्टार्ट करते। इसी क्वेश्चन को अगर आप वाइफ से स्टार्ट करते तो कैसे करते कि 10 वाइफ हैं, 10 वाइफ में से आपने चूज कर ली कोई दो वाइफ। अब जिन वाइफ को आपने चूज किया, मान लीजिए आपने चूज किया W5 और W7 को, तो इनके हस्बैंड आपने चूज किया W5 W7 आमने सामने होंगी। तो इनके हस्बैंड यानी यहाँ H5 और यहाँ H7 नहीं हो सकते। इसका मतलब फिर से हस्बैंड चूज करने के कितने 8 C2 वेज। तो या तो पहला केस होगा या दूसरा केस होगा। तो अब इसको आप ऐड कर लो, बार आ रहा है तो लिख सकते हो 10 C2 इंटू 8 C2 कॉमन आएगा तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो 10 × 9/2, 8 × 7/2 और इंटू 2, तो ये कट जाएगा। 2 5 × 10, तो 45 × 56। सॉल्व कर लेंगे। 45 6 270 होता है, 27 कैरी, 45 5 225 और 27 हो जाएगा 252। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 252। तो इस तरह से मैरिड कपल्स का क्वेश्चन हैंडल करना है। बस ध्यान ये रखना है कि अगर हस्बैंड आ गया तो उनकी वाइफ दो नहीं आएंगी, तो बाकियों में से 8 में से आप सेलेक्ट कर लोगे। और सेम अगर वाइफ पहले आ गई तो हस्बैंड में से बाकी 8 में से आप कोई दो सेलेक्ट करोगे। 7 बॉल्स हैं अलग अलग कलर्स की और 7 बॉक्सेस हैं। जो कलर्स हैं वो वही हैं जो बॉल्स के कलर हैं। तो कहता है हर एक बॉल को बॉक्स में रखना है। कितने ऐसे तरीके होंगे जिसमें कम से कम दो बॉल डिफरेंट बॉक्सेस में चली जाएं जो उनके कलर हैं उनके अलावा। तो मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर एक बॉल येलो है तो यहाँ कहीं येलो बॉक्स भी रखा है। अगर एक बॉल ग्रीन है तो यहाँ कहीं ग्रीन बॉक्स भी रखा है। ऐसे ही अगर एक बॉल रेड है
तो यहाँ कहीं रेड बॉक्स भी होगा। ऐसे करके डिफरेंट 7 कलर्स हैं और 7 डिफरेंट आपकी बॉल्स हैं और उनके बॉक्सेस हैं। तो जैसे अगर एक पर्पल है तो यहाँ पर्पल बॉक्स भी होगा कहीं ना कहीं। तो ये कह रहा है कि आपको हर एक बॉल को बॉक्स में डालना है, हर एक बॉल को एक बॉक्स में डालना है। तो अब हमें बताना है कि कितने वेज हैं जिसमें बॉल्स को रखा जाए, जिसमें कम से कम 2 बॉल्स हों जो डिफरेंट कलर्स के बॉक्सेस में चली जाए। जैसे ऑरेंज हो सकता है येलो में चली जाए या रेड में चली जाए या किसी और में चली जाए। तो ये कैसे हम निकालेंगे? तो देखो एटलीस्ट का मतलब सबसे पहले टोटल केसेस निकालेंगे। टोटल केसेस में से वो केस माइनस कर देंगे जिसमें हर एक बॉल, एटलीस्ट वन बॉल, एटलीस्ट टू का मतलब है टोटल माइनस एवरी बॉल, एवरी बॉल गॉन टू द करेक्ट बॉक्स। भाई टोटल केसेस में से अगर हम ये कह दें कि हर एक बॉल करेक्ट बॉक्स में गई है तो आपका आंसर आ जाएगा कि कम से कम 2 बॉल्स डिफरेंट में गई। तो अब टोटल केसेस कितने होंगे? देखो 7 बॉल्स हैं और 7 बॉक्सेस हैं तो 7 फैक्टोरियल होंगे। ठीक है, 7 डिफरेंट कलर की बॉल थी तो 7 फैक्टोरियल हो गया। माइनस, अब इन सब में से एक ही तो तरीका ऐसा होगा जिसमें सारी बॉल्स प्रॉपर बॉक्स में चली जाएंगी। जैसे येलो येलो में, रेड आपकी रेड में, ग्रीन ग्रीन में, ऑरेंज ऑरेंज में। तो वो एक ही तरीका होगा। तो उसको माइनस कर देंगे तो 7 फैक्टोरियल होता है 5040, एक माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5039। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कहता है कम से कम 2 बॉल्स डिफरेंट बॉक्स में जाएं। तो टोटल केसेस में से हर एक बॉल को करेक्ट बॉक्स में हम भेज देंगे और उसको माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा एटलीस्ट 2 बॉल्स आर गॉन इन द डिफरेंट बॉक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। एक और करते हैं गेम्स का क्वेश्चन। कहता है 2 वुमेन हैं जो चेस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती हैं। हर एक पार्टिसिपेंट 2 गेम खेलता है और नंबर ऑफ गेम्स दैट द मेन प्लेड बिटवीन देमसेल्स, जो जो मेन आपस में खेलते हैं वो 66 से ज़्यादा है जो गेम्स मेन विमेन के साथ खेलते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आपको बताने हैं। तो देखिए 2 वुमेन हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ वुमेन तो हमें पता ही है, मैन का पता नहीं है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ मैन कितने हैं, 2। तो अब हर एक पार्टिसिपेंट 2 गेम खेलता है तो अगर नंबर ऑफ मैन एम है तो फिर वो 2m गेम खेलेंगे। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है मैन आपस में, आपस में जितने गेम्स खेलेंगे उन गेम्स की बात कर रहा है। तो आप देखो, अब जब मैन आपस में चेस खेलेंगे, आप जानते हो एक चेस गेम के लिए 2 मैन की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब अगर टोटल मैन एम है तो हमें MC2 वे से इनको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और आप जानते हो वो कह रहा है हर एक आदमी, हर एक पार्टिसिपेंट 2 गेम खेलता है। तो इसका मतलब मैन की टोटल गेम्स जो आपस में खेलेंगे वो कितनी होंगी? 2 × MC2। ठीक है, MC2 क्यों? क्योंकि एक चेस टूर्नामेंट के लिए 2 मैन चाहिए। तो 2 मैन में से हमने सेलेक्ट कर लिया तो मैन खेलेंगे अमंग देमसेल्व्स। ये हमें समझ में आ गया, देमसेल्व्स। इसके बाद अब वुमेन के साथ भी खेलना है। तो 2 वुमेन है तो 2 वुमेन के साथ 2 मैच लगेंगे। अच्छा, हर एक वुमेन 2 गेम खेलेगी तो मैन कितने हैं? M। तो इतने मैच खेलेंगे। तो ये हो गए हमारे मैन प्लेड विद वुमेन। देखो ये M है हमारे पास नंबर ऑफ मैन, और 2 वुमेन के साथ खेलेंगे तो 2 × M गेम्स खेलेंगे। और हर एक पार्टिसिपेंट 2 गेम खेल रहा है तो ये 2M भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कहता है ये जो मैन अमंग देमसेल्स खेल रहे थे ये मैन विद वुमेन से 66 ज्यादा है। मतलब इन दोनों का गैप दिया हुआ है 66 ज्यादा। तो इसको सॉल्व करेंगे अब। तो 2 × MC2, ये वो गेम्स हैं जो मैन ने अमंग देमसेल्स खेली हैं। फिर 2 × 2M, तो ये वो गेम्स हैं जो मैन ने वुमेन के साथ खेली हैं। और इक्वल टू 66, इनका डिफरेंस 66 है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 ×
m × m-1/2 ये कैंसिल हो गया, -4m = 66। तो फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे। m × m-1 -4m = 66। तो m² - m -4m - 66 = 0। m² - 5m - 66 = 0। तो m की वैल्यू बतानी है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 66 को तोड़ना पड़ेगा। ब्रेक 66 लाइक 11 6 66। तो इसको ब्रेक करेंगे तो ये -11 और +6 आ जाएगा। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो +11 और -6। तो नंबर ऑफ मैन माइनस में हो नहीं सकते, तो नंबर ऑफ मैन हो गया जी 11। तो अगर नंबर ऑफ मैन 11 है और वुमेन तो इसने ऑलरेडी दी थी 2, तो टोटल लोग कितने हो गए 13। 11 + 2 13। तो इम्पॉर्टेंट इसमें यही था कि देखो अगर मैन आपस में खेलेंगे तो कितने गेम खेलेंगे, 2 × MC2। और मैन जब वुमेन के साथ खेलेंगे तो हर एक बंदा 2 गेम खेलेगा। तो मैन M है और वुमेन 2 है, तो इतने गेम खेलेंगे और इनका डिफरेंस 66 है। इसी को हमने सॉल्व किया और आंसर आ गया हमारा M11 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 11 नहीं है, 11 + 2 वुमेन भी है, दैट इज 13। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ABCDEFGHIJKT ये 6 डायमीटर है आपके सर्कल पे। तो ये एक सर्कल है, इसके अंदर 6 डायमीटर्स है। तो एक, इसके बाद यहाँ पे 2, फिर ये 3, फिर ये 4, 5 और ये 6। तो 6 आपके पास डायमीटर्स हैं। तो ABCDEFGHIJ और KT ये डायमीटर्स हैं। एक सेंटर O भी है इनका। तो कहते हैं कितने वे से 3 पॉइंट्स को चूज किया जाएगा जब ये सब मिलके एक ट्राइंगल बनाए। तो ये सारे पॉइंट्स, तो आप देखो कितने पॉइंट्स हैं हमारे पास, 10 तो 12 तो ये हो गए डायमीटर्स वाले पॉइंट्स, 6 डायमीटर्स हैं तो 12 पॉइंट्स और एक सेंटर वाला, इसका मतलब 13 पॉइंट्स हैं। तो 13 पॉइंट से कितने ट्राइंगल बनेंगे। तो आप जानते हैं कि एक ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट लगते हैं, तो 13C3 हमारे पॉइंट्स लगेंगे। लेकिन इसमें से जैसे अगर आप देखो यहाँ पे ये वाला, जैसे अब मैं बात करूँ TOK की, तो ये भी तो 3 पॉइंट्स है ना जो इसके अंदर आएंगे। लेकिन ये तो डायमीटर है तो ये ट्राइंगल तो नहीं है। ऐसे ये सारे AOB आप देख सकते हो, ये स्ट्रेट लाइन एक 3 पॉइंट जरूर है लेकिन ये ट्राइंगल नहीं है। तो ऐसे आपको ये सारे माइनस करने पड़ेंगे। तो ये कितने हैं हमारे पास, 6 डायमीटर है। तो ये सारे आपके ट्राइंगल नहीं बनेंगे, तो डायमीटर के पॉइंट्स हैं, तो इसलिए 6 माइनस करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 13 × 12 × 11/6, तो 6 2 एंड -6। तो 26 × 11 286 -6। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 280, विच इज ऑप्शन ए। तो ध्यान रखना है डायमीटर्स को माइनस कर देना है NC3 में से। के बाद कहता है 15 स्टूडेंट्स हैं, 5 को चूज करना है एक्सकर्शन पार्टी में, भ्रमण के लिए जाना है, उनको घूमना है। तो 3 स्टूडेंट हैं जो डिसाइड करते हैं कि या तो वो सारे जाएंगे या उनमें से कोई नहीं जाएगा। तो कितने वे से उन चिल्ड्रन को चूज किया जा सकता है। तो देखो 15 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 5 को हमें चूज करना है। तो अब ये लोग चूज करें या ना करें खुद को, उसके 2 केस हो सकते हैं। देखो अगर इन लोगों ने चूज किया 5 को जाना है, 15 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और 3 स्टूडेंट ऐसा कह रहे हैं कि हम या तो सारे जाएंगे या कोई नहीं जाएगा। तो अब मान लेते हैं फर्स्ट केस, दे हैव चूजन कि दे विल गो।
अगर वो जाएंगे तो फिर तो 3 स्टूडेंट तो पक्का जाएंगे, वो तो श्योर हो गए। तो अब हमें बाकी 12 में से कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे? देखो 5 सेलेक्ट करने थे, जिसमें से 3 पक्के हो गए, जाएंगे ही जाएंगे। तो टोटल में से भी 3 कम हो गए। तो अब 12 में से आपको, यहाँ से भी 3 पक्के हो गए, तो 12 में से अब आपको सिर्फ 2 को सेलेक्ट करना है। टोटल हमें 5 चाहिए ना, तो 3 तो जा ही रहे हैं। तो अगर वो जाएंगे तो ये होगा। अगर दे डू नॉट गो, अगर वो नहीं जाते, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी आपको, अब टोटल में से तो 15 में से तो कम हो ही गए, तो 12। लेकिन अब ये 3 तो जा नहीं रहे, अब ये 3 जा नहीं रहे, तो फिर आपके 3 स्टूडेंट जो है वो कम हो गए। तो ये 3 जा नहीं रहे, तो आपको अब जो 5 लोग निकालने हैं वो 12 में से ही निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ये 3 तो जा नहीं रहे, तो टोटल में से ये तीनों माइनस हो गए। तो या तो ये केस होगा या ये वाला, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 12C2। 12 × 11/2, तो ये आ गया दोस्त 66। 12C5 तो ये हम कर लेंगे, 12 11 10 9 और 8, तो C5 हो गया बाय 5 फैक्टोरियल 120। 12 से 12 कैंसल, 11 9 × 99 × 8। तो अगर ये सारे जाएंगे तो 12C2, अगर ये सारे नहीं जाएंगे तो बाकी के 5 आपको इनमें से ही लाने पड़ेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 8 9 × 72, 72 और 7 792। तो आंसर आ जाएगा 792 प्लस 66। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 858, जिसकी वैल्यू होगी ऑप्शन डी। तो इस तरह से करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर वो सारे जाएंगे तब तो टोटल में से भी 3 कम हो गए, और जितने जाएंगे उनमें से भी। लेकिन अगर वो नहीं जाएंगे तो टोटल में से तो 3 कम हो गए, इनमें से आपको 5 में से 5 बाकी चूज करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बॉय के पास 4 लाइब्रेरी के टिकट्स हैं और 9 बुक्स हैं उसके इंटरेस्ट की। उन 9 में से वो बोरो नहीं करेगा मैथ्स का पार्ट 2 जब तक वो पार्ट 1 बोरो ना कर ले। तो कितने वेज से 4 बुक्स को बोरो किया जा सकता है? देखिए, एक बॉय है, उसके पास 9 बुक्स हैं उसकी चॉइस की, और उसमें से उसको 4 टिकट्स मिले हैं, तो 4 बुक्स बोरो कर सकता है। तो कहता है कैसे करेगा? अगर वो पार्ट 2 तब तक नहीं करेगा जब तक पार्ट 1 ना कर ले। तो 3 केसेस बन सकते हैं। सबसे पहले हो सकता है उसने पार्ट 1 बोरो कर लिया हो, तो पार्ट 2 बोरो ना करे। ठीक है। सेकंड केस हो सकता है कि उसने दोनों ही बोरो कर ली, पार्ट 1 भी कर ली और पार्ट 2 भी कर ली। तीसरा हो सकता है कि उसने अभी तक ना तो पार्ट 1 की, तो इसी वजह से पार्ट 2 भी नहीं की। तो 3 केस बनेंगे, तीनों को अलग अलग ऐड कर लेंगे। तो पहला केस, अगर उसने पार्ट 1 कर ली है लेकिन अभी तक पार्ट 2 बोरो नहीं की, तो अगर पार्ट 1 कर ली है, बोरो कर ली है, तो एक बुक तो ऑलरेडी चूज कर ली है। अब रिमेनिंग कितनी बची है उसके पास बची 8 बुक, और उसको 4 चूज करनी थी, तो एक चूज कर लिया है, तो अब 3 और चूज करेगा 8C3 वे से। तो ये कब है? जब मैथ्स 1 बोरो कर लिया लेकिन किसी वजह से मैथ्स 2 बोरो नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैथ्स 1 बोरो कर लिया तो पक्का ही वो मैथ्स 2 बोरो करेगा, उसकी मर्जी है। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट केस हो गया 8C3। अब अगर दोनों ही बोरो कर लिए हैं तो आप समझ सकते हो 9 में से 2 बुक्स बोरो हो गई हैं, तो 7 में से अब सिर्फ 2 बुक्स को बोरो करना है। और लास्ट केस कोई भी बोरो नहीं हुई, इसका मतलब 2 बुक्स टोटल में से कम होगी, लेकिन 4 की 4 अब बोरो करनी पड़ेंगी बाकी सब्जेक्ट्स में से। तो ये 3 केस हो जाएंगे और ये हमारा आंसर है। इन सबको या में हम प्लस कर लेंगे, मतलब या तो फर्स्ट केस हो सकता है, या सेकेंड हो सकता है, या थर्ड हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा 8C3 प्लस 7C2 प्लस 7C4 को लिख सकते हैं 7C3 NC R = NC, N - R, 7 - 4 का डिफरेंस 3। सॉल्व करेंगे, 8C3 8 7 6/3 फैक्टोरियल 6, 7C2 यानी 7 × 6/2 प्लस 7C3 7 × 6 × 5/3 फैक्टोरियल, दैट इज 6। 6 से 6 कैंसिल, 7 3 × 6 1 जा, तो कितना बना ये? 8 7 × 56 प्लस
21 प्लस 35, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 6 + 1 7 + 5 12, 5 2 7 7, तो 5 2 7 3 10 और एक 11, तो 112 आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, विच इज ऑप्शन सी। तो तीन केस बनेंगे, ध्यान रखेंगे, ये इसमें इंपॉर्टेंट है कि पहला मैथ्स वन ले ले तो शायद टू ना ले, या फिर मैथ्स वन ले ली तो दो दूसरी भी ले ले, या फिर कोई भी ना ले। कितने वे से 8 प्लस साइन और 6 माइनस साइंस को अरेंज किया जा सकता है एक रो में जिसमें दो माइनस साइंस एक साथ ना हो? तो देखिए, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस टाइप का, लेकिन वहां पे रेपिटेशन नहीं था, ये अलग टाइप का रेपिटेशन है। यहाँ पे 8 प्लस साइंस हैं, तो पहले 8 प्लस साइन लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लस साइंस हैं। और अब कहता है माइनस साइन को बिठाना है साथ में, लेकिन वो एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, तो माइनस साइन की जगह कितनी है, 1 2 3, इनके कहीं बीच में बैठेंगे, 4 5 6 7 8 9। तो अगर परमुटेशन से करें तो आप जानते हो 8 प्लस साइंस को बिठाया हमने 8p8 से, यानी 8 फैक्टोरियल वे से, और सारे सेम थे, इसी करके 8 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। अब माइनस साइन को बिठाने के लिए 9 प्लेसेस हैं, 8 प्लस साइन थे तो एक बढ़ गई प्लेस, और उनकी जगह पे 6 प्लस साइन आएंगे, और 6 के 6 एक जैसे हैं, तो डिवाइड कर देंगे 6 फैक्टोरियल से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे फर्दर, तो ये आ जाएगा आपका, ये तो कैंसिल हो गया 1 से, 9p6, तो 9p6 होता है, 9 को 6 स्टेप पीछे लेके जाएंगे, 9 8 7 6 5 4, और 6 फैक्टोरियल हो गया 720। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 8 9 जा 9 10 जा, और फिर 5 2 जा और 2 2 जा, तो 7 6 जा 42, 42 का डबल 84, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 84। अब इसी क्वेश्चन को अगर कॉम्बिनेशन से करना है तो भी कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट इसको कैसे करेंगे, 8 प्लस साइन अगर कॉम्बिनेशन से करना हो तो कैसे, 8 प्लस साइन है, तो उनको चूज करने का तो एक ही तरीका होगा ना, क्योंकि वो सारे सेम है ना। इसके बाद 6 माइनस साइन है, लेकिन उनके लिए जो जगह है वो कितनी है, 9, 9 जगह है, तो यहाँ पे आप कर लोगे 9c6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बस। तो 9c6 का मतलब 9c3 × 1, तो 9 8 7/3 का फैक्टोरियल होता है 6। तो ये मैंने क्या किया, 9c6 को 9c3 कैसे लिखा, हम पढ़ चुके हैं, NCR होता है NC n-r, है ना, कॉम्बिनेशन की फर्स्ट टू क्लासेस में। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 3 2 जा 2 4 जा, तो अगेन 12 7 जा 84 आपका आंसर होगा, विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। ठीक है, तो सिलेक्शन से भी कर सकते हो, लाइक यहाँ पे आपने देखा कि अगर 8 प्लस साइन है और वो सारे एक जैसे हैं तो उनको एक ही वे से सेलेक्ट करना पड़ेगा, बट यहाँ पे स्पेसिस की बात हो रही थी तो 9 स्पेसिस हैं, और 9 में से चुन के जो 6 माइनस साइन है उनको डालना पड़ेगा, तो कौन से वो 6 होंगे उसके लिए सिलेक्शन होगा, तो 9c6, और इसको लिख सकते हो आप 9c3 भी। फर्दर सॉल्व किया तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन डी। ये भी सेम टाइप, कहता है कितने वे से 12 बुक्स ऑफ इंग्लिश और 10 बुक्स ऑफ हिंदी अरेंज करनी है रो में एक शेल्फ में जिसमें बुक्स ऑन हिंदी में नॉट बी टुगेदर। तो देखो, 12 बुक्स ऑफ इंग्लिश, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बुक्स ऑफ इंग्लिश, 12 बुक्स ऑफ इंग्लिश, और तो आप जानते हो कि 13 बुक्स की स्पेस बनी है अगर उनको एक साथ नहीं रखवाना, और वो हैं कितनी, 10, तो 13c10 कर लो, मतलब 13 में से उन 10 को चुन लो, तो इसको आप लिखोगे 13c3, और फर्दर लिखोगे 13 × 12 × 11/3 का फैक्टोरियल, दैट इज 6, तो 6 2 12, तो 26 × 11 होता है 286, जो कि हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसमें आपने देखा कि जो ये 12 बुक्स ऑफ इंग्लिश हैं तो उनको तो एक ही वे से सेलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन जो 13 स्पेस बनी उसमें तो 10
आपकी हिंदी बुक्स आएंगी 13C 10 वे से सेलेक्ट करके। तो ये आ गया 13C 3, इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया 286। ये था आज का सेशन। अगर आप हमारे साथ हमारी लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हो और इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इस दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे कोर्सेज चलते हैं एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, सीटेट, स्टेट एग्जाम्स, सीयूईटी प्लेसमेंट और पुलिस, एफकैट और सीडीएस यानी डिफेंस एग्जाम के लिए। कोर्स की फीस है आपकी 1499। और अगर आप और जानकारी लेना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके सारी जानकारी ले सकते हो और अपने ड्रीम जॉब हासिल कर सकते हो। तो आज का सेशन देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।